स्वागत है आप सभी का। और बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, रायपुर से बड़ी खबर, विधायक को कोरोना हो गया। जी हां, बड़ी खबर, राजनांदगांव के एक विधायक को कोरोना, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एम्स में उनकी जांच हुई थी, इसकी कोरोना की पुष्टि इसके बाद हो गई। विधायक को अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही विधायक के संपर्क में आने वालों की भी खोजबीन शुरू कर दी गई है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी लेते हैं। अवधेश, विधायक को कोरोना हो गया। अवधेश, आपको आवाज मिल पा रही है? अवधेश, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आपको आवाज मिल पा रही हो तो ये बड़ी खबर, विधायक को कोरोना हो गया। राजनांदगांव के विधायक हैं, कौन हैं, कौन से दल से हैं, और इसके बाद कैसे इनके कांटेक्ट हिस्ट्री कैसे तलाशी जा रही है? देखिए, ये कोरोना को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर इसलिए मानी जाएगी क्योंकि अब तक वीवीआईपी इससे बचे हुए थे, लेकिन पहला मौका ऐसा आया कि राजनांदगांव जिले के एक विधायक को कोरोना पॉजिटिव निकल गया है। ये कांग्रेस के विधायक है, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो ट्रेसिंग की जा रही है। जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है, स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो चुका है, क्योंकि ये विधायक काफी एक्टिव विधायकों में इनकी गिनती गिनी जाती है। ये सवेरे से लेकर शाम तक क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहते हैं। हर सामाजिक कार्यक्रम से लेकर तमाम गतिविधियों में इनकी संलिप्तता रहती है। ये वहां पे मौके पे मौजूद रहते हैं, इसलिए भी जिला प्रशासन के सामने अब बड़ी एक चिंता, बड़ी एक चुनौती हो गई कि कैसे इनके तमाम जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है उसे तलाशा जाए और कैसे उनका उपचार किया जाए या फिर जो गाइडलाइन है उसके तहत पालन किया जाए। तो ये बड़ी खबर ये है कि अब राजनांदगांव जिले के जो एक विधायक है वो पॉजिटिव निकल चुके हैं। तैयारियां की जा रही है उनको अस्पताल भर्ती कराने के लिए उनके साथ, और आज जितने भी पॉजिटिव आए हैं सभी को अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही है। उनके परिवार वालों को क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। उनके आसपास जो जितने उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके सीधे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं, सभी को क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि विधायक को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे राजनांदगांव जिले में हलचल तेज है, हड़कंप मचा हुआ है कि कैसे तमाम लोगों को उपचाररत किया जाएगा, कैसे सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि इनकी जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है वो काफी लंबी सूची तैयार हो रही है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की रणनीतियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने घोषणा पत्र को लेकर एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 24 घोषणा पत्र बनाने पर काम कर रही है। इसमें वो वादे शामिल करने की तैयारी है जिन्हें पार्टी जनता के सामने इस बात को लेकर जाएगी कि आने वाले 3 सालों में उन्हें पूरा किया जा सकेगा। बीजेपी के साथ साथ सरकार के स्तर पर भी ऐसे विकास कार्यों की लिस्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है जिन्हें आने वाले 3 सालों में पूरा किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के दौरान इन घोषणा पत्रों को उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में लॉन्च करेंगे जहां के लिए उसे बनाया गया होगा। बीजेपी में पोस्टर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर से उनके धुर विरोधी जयभान सिंह पवैया की तस्वीरें गायब हैं। ग्वालियर चंबल अंचल बीजेपी में पोस्टर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा में जीत के बाद जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें जयभान सिंह पवैया की तस्वीरें गायब है। दरअसल सिंधिया के समर्थकों ने राज्यसभा के जीत पर जो पोस्टर लगाए उन पोस्टर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष सहित ग्वालियर चंबल अंचल के बीजेपी के तमाम नेताओं की तस्वीरें चस्पा की गई है। सिर्फ गायब है तो जयभान सिंह पवैया की तस्वीर। लिहाजा अब बीजेपी की गुटबाजी पोस्टरों के जरिए लगातार सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि 18 जून को जयभान सिंह पवैया ने बलिदान मेला बनाया था, उसके पोस्टर में सिंधिया की तस्वीरें गायब थी। ये माना जा रहा है कि बीजेपी में आने के बाद भी
सिंधिया और पवैया की सियासी दुश्मनी लगातार बरकरार है। कहीं न कहीं इस सियासी दुश्मनी का असर आने वाले उपचुनाव पर भी नजर आएगा। बीजेपी की पोस्टर पॉलिटिक्स उसके अंदर चल रही अनबन और उठापटक का इशारा कर रही है। यही वजह है कि आला कमान अब ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के अंदर भीतरघात रोकने की कवायद में जुटा है और नरोत्तम मिश्रा से लेकर बड़े नेता लगातार स्थानीय नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 24 जून को ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर तक पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल लगातार 16वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की गई है। पेट्रोल का दाम 87 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल का दाम 78 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। ऐसे में कांग्रेस ने अब पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी जिला इकाइयों और ब्लॉक इकाइयों को निर्देश जारी किए हैं। दरअसल प्रदेश में 15 दिन के अंदर ही पेट्रोल और डीजल के दामों में 10 रुपए से लेकर 11 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है और अब कांग्रेस पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। इंदौर में अवैध खनन का मामला उजागर होने के बाद अब जिम्मेदारों पर कार्यवाही का दौर चल रहा है। तेजाजी नगर थाना प्रभारी की खनन माफियाओं से साठगांठ की जानकारी मिलते ही उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं घटना के तुरंत बाद ही खनिज अधिकारी का तबादला श्योपुर कर दिया गया था। दरअसल बीते शुक्रवार को तेजाजी नगर थाना इलाके के कैलोद करताल गांव में अवैध खनन की जानकारी पर प्रशासन और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान टीम ने मौके से एक जेसीबी और 2 ट्रक जब्त किए थे, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने टीम के ऊपर पथराव कर दिया। पथराव से थाने का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। आरोप है कि अवैध खदान का संचालन पूर्व मंत्री के रिश्तेदार किया करते थे। पुलिस ने चेतन और कुणाल पटवारी समेत 20 अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वारदात के बाद से ही वरिष्ठ अफसरों ने मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। वहीं अधिकारियों को जानकारी जुटाने के लिए भी कहा था। पूर्व मंत्री के रिश्तेदार शामिल होने की वजह से बीजेपी भी मामले में हस्तक्षेप कर रही थी। गौरतलब है कि 3 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी हमलावर फरार है। वहीं अफसरों को जानकारी मिली थी कि इलाके में लंबे समय से अवैध खदान का संचालन किया जा रहा था। इसके बाद ही इंदौर डीआईजी ने तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज को लाइन हाजिर कर प्रीतम सिंह ठाकुर को वहां तैनात किया है। जानकारी मिली है कि सरकारी अमले पर हमला करने वाले आरोपियों पर अब रासुका की भी तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट मुख्यतः 4 शहरों के लिए है, जिसमें भोपाल, रायसेन, सीहोर और होशंगाबाद शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी बारिश के साथ गरज चमक की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 25 जून तक प्रदेश के रीवा, शहडोल और सागर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है 23 जून तक मानसून एडवांस में आगे जाते हुए उत्तरी सीमा में आगे बढ़ेगा। अभी प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मानसून दस्तक दे चुका है। इंदौर से रायसेन होते हुए खजुराहो तक मानसून पहुंचा है, जो अब खजुराहो से आगे बढ़ते हुए ग्वालियर, चंबल सहित पूरे प्रदेश को कवर करेगा। इसी के साथ बारिश की एक्टिविटीज तेज होंगी। भोपाल मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है कि हवा के ऊपरी भाग में उड़ीसा से एक चक्रवात बना हुआ है, जो अब छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के रास्ते वो मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। इससे आने वाले सप्ताह में रीवा, शहडोल, सागर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर और चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में जहां झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग में अभी भी तपिश जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 25 जून तक यहां मानसून दस्तक दे सकता है। तकरीबन 90 दिनों के बाद अब ये वन विहार खुल रहा है और किस तरह से यहाँ पर एंट्री की जा रही है। देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं उन्हें पहले सैनिटाइज किया जा रहा है और जो ड्राइवर्स हैं उनको भी तापमान चेक किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और पूरी गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो गाड़ी अंदर जाए तो किसी तरह का संक्रमण ना हो। साथ ही ये जो पानी भरा हुआ है ये टायर बात के लिए रखा है ताकि कोई गाड़ियों की जो टायर्स हैं वो यहाँ पर साफ होकर क्लीन होकर ही अंदर जाएं, जिससे वन्य प्राणियों में किसी तरह का कोई संक्रमण ना फैल पाए। यहाँ पर जो हर व्यक्ति है, चाहे टूरिस्ट हो चाहे कोई भी हो, उसको सैनिटाइज कराया जा रहा है। उसके बाद इन गाड़ियों को
अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि ये अभी वन विहार का चीकू द्वार है जहाँ से एंट्री कराई जाती है और इसी गेट से वन्य प्राणियों को देखने भी जा सकते हैं। दूसरा तरफ भी एक गेट है। यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अशोक कुमार जैन जी, हम उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से एहतियात बरती जाएगी, क्योंकि वन्य प्राणियों को देखने लोग पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। सर, क्या एहतियात रखी जाएगी? सबसे पहले तो सभी पर्यटकों को बधाई, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान उनका पुनः स्वागत करने के लिए तैयार है। और जहां तक कोविड-19 के संबंध में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, हम उनके अनुकूल ही हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आप जैसे सामने देखेंगे कि जब भी कोई वाहन आता है तो ये सामने टायर बात के लिए, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन हो, तो सबसे पहले हम उसके पहियों को सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद ये गाड़ियों को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो पीले कलर के स्क्वायर बने हुए हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बने हुए हैं, ताकि जो भी हमारे पर्यटक आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पर्यटन का भी आनंद लें, और टिकट विंडो पे जो टिकट वितरण हो उसमें भी कोई अव्यवस्था ना हो। तो व्हाइट टाइगर के भी अब पर्यटक नज़ारे ले सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और मतलब उन्हें बहुत करीब से जाकर तस्वीर भी ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा वन विहार है काफ़ी दिनों से बनता है, लॉकडाउन के बाद बनता। यहाँ का जो प्राकृतिक अनुभव आप देख सकते हैं कि खुले में जो वन्य प्राणी हैं विचरण कर रहे हैं, हिरण हैं और तमाम जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब मौजूद हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, मगर उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा, उसके बाद ही वो वन्य प्राणियों का दीदार कर पाएंगे। राजगढ़ जिले में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सारंगपुर के नेशनल हाईवे 52 पर जब गुना से इंदौर की तरफ एक वाहन जा रहा था, तभी उसे सामने से एक दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें एक संत जो कि लखनऊ के बताए जा रहे थे, उनकी भी मौत हो गई। वहीं एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 14 साल का बच्चा भी शामिल है। इस हादसे के बाद में पुलिस ने मामला कायम कर लिया है, वहीं जांच भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सतना जिले के जिगना सब स्टेशन में पदस्थ लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। इस मौत के बाद 28 पंचायतों में मातम पसरा हुआ है। दरअसल बुद्ध सेन पटेल इकलौता लाइनमैन था जो कि पूरे सब स्टेशन के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँवों का बिजली की मरम्मत करता था। मौत के 8 घंटे बाद भी शव अभी भी खंभे पर लटक रहा है। दरअसल घटना के 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन लाइनमैन का शव अभी भी खंभे में लटक रहा है। लोगों का आक्रोश है कि जब तक विद्युत प्रवाह करने वाले के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं होगा और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे का ऐलान नहीं होगा, तब तक लाश को नीचे उतरने नहीं दिया जाएगा। लगभग 1000 की तादाद में ग्रामीण इकट्ठे हैं और उनका रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस बल पहुंच चुका है, समझाइश दी जा रही है, इसके बाद भी अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में क्या रेत का अवैध सबसे बड़ा मुद्दा होगा? शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा में उपचुनाव होने को है। यहाँ पर कांग्रेस का आरोप है कि करेरा की कल्याणपुर खदान से हर दिन 200 से ऊपर डंपर रॉयल्टी की बजाय अवैध टोकन के जरिए निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि टोकन से मिली रकम की बंदरबाद भी इस खेल में शामिल जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच हो रही है। लिहाजा प्रशासन भी रेत के इस खेल पर चुप्पी साधे है। इस खेल में एक टोकन से 13,000 रुपए तक एक डंपर से वसूले जा रहे हैं, जबकि एक डंपर की रॉयल्टी 16,000 रुपए तक जाती है। हालांकि इन आरोपों से घिरे करेरा के पूर्व विधायक जसवंत जाटव सफाई में कह रहे हैं कि उन पर लगाए जा रहे आरोपों से उनका कोई आधार नहीं है। इस विधानसभा सीट पर जिस तरह से रेत पर राजनीति गरमाई है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में रेत ही बताएगी कि किस किस हाथ में सत्ता होगी और किसके हाथ से रेत की तरह सत्ता फिसल। पहली बारिश में ही कटनी नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। सुबह से जारी बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा किए गए सभी दावे फेल साबित हुए। बारिश के दौरान कटनी के घंटाघर इलाके में तो स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो गई। इस इलाके की सड़कें छोटी नदी की शक्ल ले चुकी हैं। शहर के बाकी हिस्सों में भी पहली बारिश में ही लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ पानी भरने से लोगों को आने जाने में भी खासी दिक्कत हो रही है।
ये जल भराव की स्थिति कटनी नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल रही है। सबसे ज़्यादा मुश्किल निचले इलाकों की है, जहां अब घरों में पानी भरना शुरू हो गया है। सुबह से जारी बारिश फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए यह राहत की बारिश अब कटनी के लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है सिंगरौली से, जहां पर बीच नदी में 4 बच्चे फंस गए हैं। अचानक से दरअसल यहां पर जल स्तर बढ़ गया और इसके चलते ये बच्चे फंसे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि मछली पकड़ने के लिए चारों बच्चे गए हुए थे और ये वहीं पर फंस गए। जल स्तर बढ़ गया है, पानी बढ़ गया और सभी बच्चे लगभग 10 साल के ही बताए जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। और ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कितना पानी यहाँ पर बढ़ गया है। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। जैसे खबर मिली, स्थानीय लोगों की भी भीड़ जुट गई है और इन बच्चों को निकालने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। माड़ा थाना क्षेत्र के ये जारहा गांव की घटना है और ये राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये तस्वीर भी पहुंचाई है। राज, कैसे इन बच्चों को निकाला जा रहा है? 4 बच्चे बताए जा रहे हैं फंस गए हैं। बच्चे क्या ठीक है अभी? जी बिल्कुल पुनीत, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बच्चों के लिए रेस्क्यू के लिए जो एनडीआरएफ की टीम जो जिले में है वो टीम यहाँ मौके पे पहुंच गई है। और नदी के दोनों तरफ, क्योंकि नदी का जो पार्ट है, नदी का पार्ट काफी लंबा चौड़ा है और तेज बहाव भी है, तो दोनों तरफ से एनडीआरएफ की 2 टीमें पहुंची हैं। जो एक टीम नदी के एक छोर पे है, दूसरी नदी के दूसरे पार्ट पे है, तो दोनों तरफ की टीमें पहुंच रही हैं, मौके पे पहुंची हुई हैं और दोनों बच्चों को निकालने का प्रयास कर रही हैं। बच्चे बिल्कुल ठीक है। बच्चे असल में एक टीला है मिट्टी का, हालांकि खतरा जरूर है उसमें क्योंकि मिट्टी का टीला है, मिट्टी का टीला भी तेज बहाव में बह सकता है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ठीक है, बच्चे ठीक है और एनडीआरएफ की टीम है मौके पे पहुंची हुई है और सारे जो जिले के अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं, ये भी पहुंचे हुए हैं मौके पर और बच्चों को रेस्क्यू करने का प्रयास अभी किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले थोड़ी देर में बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी पुनीत, ये कितनी देर से ये बच्चे फंसे हुए हैं? कब की ये घटना बताई जा रही है? ये पुनीत आज दोपहर की घटना बताई जा रही है कि दोपहर में, चूंकि बारिश सुबह में हुई थी लेकिन दोपहर में बारिश नहीं हो रही थी, तो इस दौरान ये बच्चे जो है नदी में पहुंचे हैं और नदी के एक टीले पे खड़े होकर के और ये मछली मारने का प्रयास कर रहे थे, मछली मारने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी दौरान टीले का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और जिस टीले में ये बच्चे बैठे हुए थे वो टीला चारों तरफ से पानी से घिर गया, तो इस वजह से बच्चे फंस गए दोपहर से। दोपहर में जब सूचना इसकी पहले स्थानीय ग्रामीणों ने प्रयास किया निकालने का, जब ग्रामीण नहीं निकाल पाए तब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारियों को सूचना दी, मौके पे सारे अधिकारी पहुंचे और अब बच्चों को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे बच्चों को निकालने की कोशिश चल रही है? क्या संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है? बिल्कुल, संसाधन के तौर पर एक स्टीमर बोट लाया गया है जो जिला प्रशासन के पास मौजूद है। बोट के माध्यम से जो एनडीआरएफ की टीम है, जो तैराक हैं, गोताखोर हैं, वो सारे लोग नदी में उतरने जा रहे हैं और बोट के माध्यम से बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आसपास चूंकि कच्ची मिट्टी है और ऐसा कोई बड़ा माध्यम भी नहीं समझ में आ रहा है कि जहां से इनको निकाला जा सके। बोट ही एक माध्यम है, तो नाव के माध्यम से इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुनीत जी, हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आपने भेजी है, दोनों तरफ खूब पानी है और पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। ऐसे में काफी मुश्किलें आ रही होंगी जरूर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। बिल्कुल पुनीत, काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि नदी का बहाव भी, क्योंकि अभी शाम से फिर से बारिश शुरू हो गई है और मैं खुद मौके पे ही मौजूद हूँ, तो काफी तेज यहाँ बारिश हो रही है, तो नदी का बहाव भी बहुत तेज है, तो काफी मुश्किल है। लेकिन जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम बच्चों को सकुशल रिकवर कर लेंगे। जी पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राज, आप नज़र बनाए रखें। हालांकि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बहुत जल्द बच्चों को सकुशल निकाल लिया जाएगा। बच्चे फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं। मछली मारने के लिए यहाँ पर गए हुए थे, अचानक से जलस्तर बढ़ गया। दोपहर के वक्त की घटना है और अभी जब पहले ग्रामीणों ने इन बच्चों को निकालने की कोशिश की वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद जिला प्रशासन को इत्तला की गई, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, टीम SDRF की जो है वो मौजूद है, बोट लाई गई, स्टीमर लाया गया, उसकी अगर ज़रूरत होती तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और इन बच्चों को सकुशल निकाल लिया जाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर सिंगरौली से, और सबसे पहले तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं दूर से और दोनों तरफ काफ़ी पानी है, बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी, क्योंकि दोनों तरफ टीमें मौजूद हैं और बहुत ही जल्दी इन सभी बच्चों को यहाँ सकुशल निकाल लिया जाएगा। इधर पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूट गया है। यह हादसा उस दौरान हुआ जब मुनस्यारी मिलम रोड में पोकलैंड मशीन को एक ट्राला ले जा रहा था। धापा के पास सेनर नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग के कारण पूरी तरह से टूट गया है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
असल में इन दिनों चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम सड़क को काटने का काम जोरों पर है, जिसके लिए भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, कैसे ये पोकलैन मशीन ले जाई जा रही थी और इसी दौरान ये पुल जो है ये अचानक से टूट गया। देखिए फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये उत्तराखंड पिथौरागढ़ की ये तस्वीर। जिसने भी देखा ये तस्वीर बड़ी हैरान कर देने वाली कि ये अचानक से बीच में से बस यहाँ पर आता है और ये पुल जो है अचानक से देखिए बीच में से ये एक तरफ से ढलकता है और उसके बाद ये ट्रक ऐसा कि ऐसे ही नीचे वहां फंस जाता है। मिलम रोड की कटिंग के लिए ये पोकलैन मशीन ले जाई जा रही थी और इसी दौरान चीन बॉर्डर पर मिलम के लिए रोड काटी जा रही है और इसी दौरान ये घटना सामने आई है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड की ये खबर आपको बता रहे हैं। चीन बॉर्डर पर मिलम के लिए रोड काटी जा रही, पोकलैन मशीन ले जाई जा रही थी और इसी दौरान ये घटना यहां पर सामने आई कि पुल अचानक से बीच में से ढह गया। तो पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूटा है और यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुनस्यारी मिलम रोड में पोकलैन मशीन को एक ट्रॉलर ले जा रहा था। धापा के पास सेनर नाले पर बना पुल ओवरलोडिंग के कारण पूरी तरह से टूट गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दिनों चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम सड़क को काटने का काम जोरों पर है। इसके लिए भारी भरकम मशीनों को बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरी जगन्नाथ यात्रा को इजाजत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया। पुरी में जगन्नाथ यात्रा को इजाजत दी है और सिर्फ पुरी में ही जगन्नाथ यात्रा होगी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को सशर्त इजाजत दी गई है। कम लोगों को ही इस यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं कि पुरी जगन्नाथ यात्रा को निकालने के लिए इजाज़त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा है और पुरी में जगन्नाथ यात्रा को इजाज़त दी गई है, सशर्त इजाज़त दी गई है और सिर्फ पुरी में ही जगन्नाथ यात्रा निकलेगी। वैसे कई जगहों पर जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा है, लेकिन ये केवल परंपरा पुरी में ही होगी और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को सशर्त इजाज़त दी गई है। इसमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, केवल कम लोगों को ही इस यात्रा में शामिल होने की इजाज़त दी गई है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा है और पूरी तैयारी रखने के लिए कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून छत्तीसगढ़ में अति सक्रिय है और अगले 24 घंटे तक इसी तरह की स्थिति रह सकती है। पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में अति भारी बारिश भी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक इसी तरह की स्थिति हो सकती है। खासतौर के मध्य छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं वहां पर झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी देर रात लगातार कल रात से बारिश हो रही है जो अभी तक के जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को बेवजह नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें वैसे भी जो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं उनका भी कहना है कि जिस तरह से कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है, ऐसे में लोगों को बारिश से भी अपने आप को बचाकर रखने की जरूरत है। जहां जरूरत है वहीं पर बाहर निकले, नहीं तो बाहर न निकले। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के खासतौर पर अगर हम बात करें तो गरियाबंद, दुर्ग और धमतरी के जो इलाके हैं वहां पर कई स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है और कई स्थानों पर भारी बारिश हुई भी है। लगातार ये बारिश है वो झमाझम बारिश कई जगहों पर जारी है और अगले 24 घंटों तक इसी तरह की स्थिति रह सकती है। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश और बढ़ेगी तो कुछ इलाकों पर रेड अलर्ट भी जारी किया जा सकता है।